देखिए आज की क्लास हम लोग पिछले क्लास में प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित स्नेल के नियम तक क्लास हम लोग करके छोड़े थे और आज हम लोग किरण प्रकाश की एवं प्रकाश यंत्र में उसका पार्ट हम लोगों का 2 है और इस वीडियो में पार्ट 2 में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ेंगे जो कि बिहार इंटर बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष आपसे पूछ ले जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको 2 अंक एकदम पक्का सवाल आपसे आएगा। एकदम आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्लास में सबसे पहले देखिए कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या। चलिए सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास के बारे में चर्चा करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास प्रकाश का हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश का अपवर्तन। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद पढ़े थे इसका हम लोग देख लिए थे प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन से उदाहरण होते हैं और उदाहरण जैसे हम लोग देखे थे तो उदाहरण के बाद फिर हम लोग पढ़े थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे अपवर्तनांक। क्या पढ़े थे, अपवर्तनांक। तो यहां तक की क्लास हम लोग बिल्कुल हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे और ये हम मुझे आशा नहीं बहुत विश्वास है कि आप लोगों के ये सारे कुछ आप लोग समझ में आ गए होगा। और आज की क्लास में हम लोग कहाँ कहाँ से हम लोग कवर करेंगे, तो इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, आगे। आगे के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ ले जाते हैं उदाहरण। क्या पूछते हैं, उदाहरण। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या हैं, कौन कौन से आप लोगों का उदाहरण पूछा जाता है। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका उदाहरण पूछना है प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत। दूसरा सवाल पूछता है कि रेगिस्तान में मृग मृजिका का निर्माण होता है तो प्रकाश के किस गुण के कारण होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये 2 प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों प्रश्न को आप लोग को बढ़िया से अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ेगा। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सब पढ़ करके कंप्लीट किए थे। आज के क्लास हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। आइए हम लोग यहाँ से शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन एक है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है ना। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हम लोगों को क्या क्या है इसके बारे में पहले देखेंगे और पहले हम लोगों को सेटलमेंट जोड़ा गया था। पहले शर्त हम लोग पढ़ लेते हैं। शर्त क्या है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त को लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम में, इंटर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिखिए।
और इसके 2 अंक का ये सवाल जब अवश्य पूछता है, इसलिए आप सवाल को जवाब दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त निम्नलिखित इस प्रकार है। निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला क्या कह रहा है कि बता रहा प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए। सब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर जाता है तब हम लोगों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। सघन का मतलब बताए थे क्या, घना, और विरल का मतलब बताए थे छेहन ना। तो सघन का मतलब होता है घना, एकदम सटा सटा रहेगा, और विरल का मतलब होता है छेहन, डिस्टेंस डिस्टेंस के बीच रहेगा। तो देखिएगा विरल माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपको हमेशा आवश्यकता पड़ता है किसकी, माध्यम की, और कम से कम के माध्यम, दो माध्यम, तब हम लोगों को प्रकाश का अपवर्तन क्या है, संभव है। अन्यथा ऐसे प्रकाश का अपवर्तन संभव नहीं है। क्या एक माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन संभव है, नहीं। उसको हम लोग किससे तुलना करेंगे, तो यही बोला कि प्रकाश के पूर्णांतरिक प्रवर्तन का शर्त क्या है। तो शर्त में हम लोग यही चीज को देखना है कि हमेशा प्रकाश की जो किरण है वो हमेशा सघन माध्यम से, सघन माध्यम से हमेशा होना चाहिए। कौन माध्यम है, विरल माध्यम। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया तो वह प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन को लागू करेगा, अन्यथा पूर्णांतरिक परिवर्तन के लागू नहीं करेगा। इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है कि इसमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। देखिएगा आपतन कोण आप कहे हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। और इसमें एक और है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण किसको हम, क्रांतिक कोण वह कोण होता है जो आपतन कोण के लिए क्रांतिक कोण, अपवर्तन कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। अगर क्रांतिक कोण को हम लोग, क्रांतिक कोण को हम लोग सूचित किया जाता है क्या से, आई से। अगर देखिएगा तो अगर आईसी का मान है 80 डिग्री तो बताइएगा आपतन कोण को आर से, सॉरी आई से, आई का मान हम लोगों को कितना डिग्री होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं 80 से हम लोगों को ज्यादा होना चाहिए, यानी 90 होना चाहिए, 81 होना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तब ना ये चीज प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन शर्त होगा। तो वही चीज बोला कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, यानी क्रांतिक कोण अगर 80 है, आपतन कोण होना चाहिए 81, ये 80.1 होना चाहिए ये, लेकिन उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये प्रकाश का अपवर्तन के केवल शर्त हो गया, दो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जो हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के उदाहरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है जी, गहरी इंटर परीक्षा में खूब पूछता है। और इसका उदाहरण क्या हमें देखना है, तो सबसे पहला उदाहरण कहता है, देखिए कि इस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय तंतु, कार्य करता है। यानी ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु जो है वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। पूछेगा आपसे बोर्ड एग्जाम में कि बताइए प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे। और इसके बाद ये भी क्वेश्चन आपको एकदम खूब भी आई है, इसको आप याद रखिएगा। और दूसरा, इसके कारण रेगिस्तान में मृग मृक्षिका का निर्माण होता है। मृग मृक्षिका का मतलब आप समझ रहे हैं, जब रेगिस्तान में जाइएगा तो वहां ढेर सारे क्या होते हैं, हिरण होते हैं, है ना, ऊँट है। तो वहां पे क्या होता है, इस जगह पे होते हैं ज्यादातर बालू होता है, और बालू होता है तो देखिएगा हिरण को ऐसा लगता है तो हम लोगों को पानी दिख रहा है, बहुत सारे पानी हम लोगों को दिख रहा है। हिरण क्या करता है, वहां से उछाल करके एकदम दौड़ करके वहां जाता है, लेकिन वहां जाता है लेकिन पानी होता नहीं है।
और उसी तरह से फिर ऊँट अपने प्यासल अपना जीवन को क्या कर देता है, समाप्त कर। तो इसी के बनता को जो मरी गए इसी का। जैसे कभी-कभी धूप के समय में हम लोग पिच पर जाते हैं तो लगता है ना कोई रोड पर पानी गिरल है। नहीं, लेकिन देखिएगा तो पानी लेकिन जाएगा लेकिन पानी होता नहीं है। उसी प्रकार से रेगिस्तान में ऊँट हिरन का। तो ये चीज के बारे में हम लोग जो देखें कि दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला, इसके कारण हीरे का टुकड़ा चमकीला दिखाई देता है। पूछेगा प्रकाश के किस गुण के कारण टूटे हुए हीरे का टुकड़ा चमकीला दिखाई देता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इस सिद्धांत पर एंडोस्कोप कार्य करता है। कौन कार्य करता है? एंडोस्कोप कार्य करता है। और ये चीज आप लोगों का है जो एकदम फिक्स है कि इसको जो आंतरिक जो प्रकाश का आंतरिक प्रवर्तन के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल आप लोगों को बनता है और सवाल आप लोगों को बनाना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों के लिए इस बार 2026 के लिए इससे एक ऑब्जेक्टिव आपको एकदम कंफर्म रहेगा, प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण से। कोई रहेगा उदाहरण से क्लियर रहा तक है? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट इसके बाद आइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसका VVI लगाइएगा इस सवाल के लिए, एकदम खूब पूछता जी। अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण के बीच संबंध स्थापित करें। अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण के बीच संबंध स्थापित करें। वर्तनांक तथा क्रांति कोण के बीच संबंध स्थापित। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे संबंध कैसे स्थापित करेगा। इसके लिए हम लोग एक पिक्चर पहले बनाएंगे, है ना? क्या बनाना होगा? चलिए, ठीक है। टेढ़ा टेढ़ा है, टेढ़ा तो हम लोग सीधा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, ये अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया? अभिलंब। और इस अभिलंब का नाम दिया हम लोग एन, और क्या देंगे? एन। पहले हम लोग पिक्चर को बढ़िया से समझेंगे। अभिलंब को एन और एन। प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यम क्या होना चाहिए? यहाँ पे एक ले लेते हैं, माध्यम एक, और फिर यहाँ पे हो जाएगा माध्यम, माध्यम एक और माध्यम। इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा μ1, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा क्लियर। आप देखिए, अब यहाँ से हम लोगों को ये जो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये हम लोगों का कितना डिग्री का बनेगा? कितना डिग्री का बनेगा? लेकिन 90 डिग्री से एक छोटा यहाँ पे एंगल हम लोगों को बनता है, और ये जो एंगल बना, इस कोण बना, इसी कोण को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को सूत्र किसे कहता है? आईसी। क्रांतिक कोण को किसे कहता है? आईसी से। तो यहाँ पे कोण दो को बन गया, एक यहाँ पे ये बन गया और दूसरा यहाँ पे ये बन गया। इसके लिए बोल देंगे कि हो जाएगा हम लोगों का θ1
तो ये हो जाएगा हम लोगों का कोण क्या, थीटा 2, थीटा। तो क्या आप सभी लोगों को यहाँ तक पिक्चर बनाने में किसी का दिक्कत है? हमने के माध्यम लिया, आप यहाँ पे इसी पॉइंट को लिखेंगे हम लोग, माना कि दो माध्यम एक और दो है, माना कि दो माध्यम एक और दो है, जिसके जिसके निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः म्यू1 और म्यू2। माना कि दो माध्यम एक और दो, माना कि दो माध्यम एक और दो, जिसके निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः म्यू1 और म्यू2 है, म्यू1 और म्यू2। यहां तक क्लियर है? जिसके दो वर्तनांक क्रमशः म्यू1 और म्यू2 है, जिसका क्रांतिक कोण का मान आईसी है, खोजिए है आईसी। क्रांतिक कोण क्या हम लोग का है, आईसी। जब क्रांतिक कोण का मान हम लोगों को आईसी हो गया, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। बात यहां तक क्लियर है? हम लोग क्या बताएं, माना कि दो माध्यम एक और दो है, जिसके निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः म्यू1 और म्यू2 है, जिसका क्रांतिक कोण का मान आईसी है। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। आप इसके बाद चलेंगे स्नेल के नियम से। किसके नियम चलेंगे, स्नेल के नियम। अब स्नेल का नियम हम लोगों को क्या कहता वो देखेंगे। तो म्यू बराबर आप पढ़े होंगे क्या, साइन आई बटा साइन आर। लेकिन यहाँ पे आई है जो आपतन कोण, आर है जो अपवर्तन कोण है ना। तो यहाँ पे इसका मान होता है 1 से लेके कहाँ था, 2 तक। और इसीलिए म्यू 1 से लेकर 2 तक होता है, इसका अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है म्यू2 बटा म्यू1। क्या होता है,
अब जैसे म्यू2 बटा म्यू1 होता है, तो ये हम लोग तो जान रहे हैं कि म्यू का मान म्यू2 बटा म्यू1, लेकिन साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर। आप देखिएगा तो साइन आई बटा साइन आर होता है, इसको जगह पे हम लोग ये वाला मान रख सकते हैं, तो म्यू2 अपॉन म्यू1 बराबर साइन आई बटा साइन आर। कोई दिक्कत? अब क्रॉस हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो लिखे कौन चीज, म्यू2 गुना साइन आर बराबर म्यू1 गुना साइन आई। अब चलिए यहाँ पे बताइएगा थोड़ा सा कि साइन आर अपवर्तन को है ना, यहाँ लिख देंगे म्यू2 साइन अपवर्तन कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री बराबर म्यू1 साइन आई सी हो जाएगा अपवर्तन को, अपवर्तन कोण तो 90 डिग्री हो ही गया, लेकिन यहाँ पे चाहे कौन कोण, आपतन कोण, तो ऐसे हम लोग लिखे, क्योंकि आपतन कोण के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, आईसी ना जी, क्या है, आईसी है। तब यहाँ पे लिख देंगे कि साइन 90 डिग्री बाटा ये हो जाएगा साइन कौन चीज, आई सी बराबर म्यू1 बाटा म्यू, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बाटा कौन हो जाएगा, साइन आई से बराबर हम लिख दिया कौन चीज, म्यू1 बाटा म्यू2। यही हम लोगों को सिद्ध करके क्या करना था, लाना था। कोई दिक्कत? ये हो गया क्रांतिक कोण आईसी और अपवर्तनांक के बीच कौन चीज, संबंध। क्लियर? इसका इस साइड हम लोगों को क्या है, पिक्चर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों को स्टार मार्क है, ठीक है। जैसे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक होता है। याद रखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। इसके बाद अगला पूछता है प्रकाश के रंग का मुख्य कारण क्या है, तो प्रकाश के रंग का मुख्य कारण क्या होता है। इसके बाद कहता है हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 5.4 डिग्री। ब्राउन कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। इसके बाद कहता है पानी के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। इसके बाद कहता है कि कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है, ये स्टार मार्क हम लोगों के है, कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है, 0 होती है। और ये निर्वात वाला हम लोग सब पहले पढ़ ले रहे हैं, तब हम लोगों को इतना चीज एक जगह हम लोग इकट्ठित किए, जिससे आप लोगों को प्रत्येक साल हिस्सा आपको पूछेगा प्रकाश के रंग का कारण है, रंगधार आवृत्ति, दोनों में से कोई नहीं है, आवृत्ति कुछ प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है। आप पूछेगा कि क्रांति कोण का कितना होता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अगला क्या कहता है, देखिए यहाँ पे माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, मतलब माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो कहता है जब किसी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये समझिए निर्वात में प्रकाश की चाल बाटा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, यही ना हो गया।
और ये हम लोगों को अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला बना है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हम लोगों को अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला बन गया। शॉर्ट फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग क्या, एन बराबर सी अपॉन वी। एन बराबर क्या लिखते हैं, सी अपॉन वी। तो ये हम लोगों का माध्यम के अपवर्तनांक है। पूछना क्वेश्चन 2 अंक का कि माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो बताना जब किसी प्रकाश की चाल तथा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, हाँ गायब करेंगे अपवर्तनांक, क्या पढ़ना है, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक हम लोग कहते हैं किसको, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कहे ना उसमें